उससे तो यह इस धुरी प्रदेश पर क्या करेगा, इस धुरी प्रदेश पर नियंत्रण कर लेगा, क्योंकि जर्मनी जर्मनी काला सागर और यूराल पर्वत के मध्य स्टेपी घास के मैदान से होते हुए क्षेत्र में प्रवेश कर सकता था। तो जब मैकेंडर ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय यह देखा कि धुरी प्रदेश का महत्व या भूसामरिक महत्व विश्व युद्ध के समय नजर आ रहा है, तभी इन्होंने 1919 हृदय स्थल सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यानी 1904 में इन्होंने सिर्फ अपने विचारों को एक आर्टिकल के द्वारा, एक लेख के द्वारा स्पष्ट किया था और यह बताने का प्रयास किया था कि किस प्रकार स्थल सेना के शक्तिशाली होने पर विश्व की राजनीतिक व्यवस्था में, राज्य व्यवस्था में एक परिवर्तन देखने को मिल सकता है, और धुरी प्रदेश के सामरिक महत्व को बताने का प्रयास किया। लेकिन वर्ल्ड वॉर के समय जो उन्हें देखने को मिला, उससे वो प्रभावित होकर अपने द्वारा दिए गए विचारों को एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। और 1919 की अगर हम बात करें तो 1919 में उन्होंने क्या किया, जिसे इन्होंने पहले धुरी प्रदेश कहा था, उसी धुरी प्रदेश को हृदय स्थल का नाम दिया, हार्टलैंड। अब समझिए, तो पहला तो इन्होंने धुरी प्रदेश को हृदय स्थल का नाम दिया, कब? 1919 के सिद्धांत 1919 में। और हृदय स्थल के क्षेत्र को भी परिवर्तित किया, यानी हृदय स्थल के सीमाओं को भी क्या किया, संशोधित किया। और जब उन्होंने ये देखा कि इस बाल्टिक सागर से भी कोई क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है, इस काला सागर से भी क्षेत्र में प्रवेश किया जा सकता है, तो उन्होंने क्या किया, जहां पहले यूराल पर्वत, वोल्गा नदी बेसिन तक के क्षेत्र को उन्होंने धुरी प्रदेश कहा था, वहीं इसकी सीमा में संशोधन करके इसका विस्तार बाल्टिक सागर तक के क्षेत्र तक कर दिया। और यहाँ काला सागर के क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए कहीं न कहीं कैस्पियन सागर, इन सभी को भी शामिल कर लिया। और यानी कह सकते हैं कि 1904 में जिसे मैकेंडर ने धुरी प्रदेश का नाम दिया, उसे ही 1919 में उन्होंने हृदय स्थल का नाम दिया, और साथ में इसकी सीमा में परिवर्तन करके बाल्टिक सागर और काला सागर तक के क्षेत्र को भी सम्मिलित कर लिया। दूसरी बात, इन्होंने क्या किया कि 1904 में इन्होंने जहां सहारा मरुस्थल के उत्तर तक के क्षेत्र को ही, यानी भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र को ही आंतरिक अर्धचंद्राकार क्षेत्र के रूप में लिया था, वहीं 1919 में इन्होंने क्या किया, पूरे अफ्रीका को विश्वद्वीप में शामिल करते हुए उसे आंतरिक अर्धचंद्राकार क्षेत्र का भाग माना। तो दो परिवर्तन हुआ। एक तो क्या हुआ, 1919 में इन्होंने धुरी प्रदेश को हृदय स्थल का नाम दिया। दूसरा क्या हुआ, उसकी सीमा में परिवर्तन करके बाल्टिक सागर और काला सागर तक के क्षेत्र को शामिल कर लिया। तीसरा क्या हुआ, जहां पहले भूमध्य सागर के तटीय अफ्रीका में भूमध्य सागर का तटीय क्षेत्र ही आंतरिक अर्धचंद्राकार क्षेत्र के अंतर्गत रखा था, वहीं 1919 में इन्होंने पूरे अफ्रीका को इसमें शामिल कर लिया। और ऐसा इस प्रकार के परिवर्तन के साथ इन्होंने हृदय स्थल सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और हृदय स्थल सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए इन्होंने कहा, यानी 1919 में 1919 हृदय स्थल सिद्धांत का को स्पष्ट किया या प्रतिपादन किया और कहा कि जो पूर्वी यूरोप पर शासन करेगा, उसका हृदय स्थल पर नियंत्रण हो। जो हृदय स्थल पर शासन करेगा
शासन करेगा, उसका विश्व द्वीप पर नियंत्रण होगा, वर्ल्ड आइलैंड विश्व द्वीप पर नियंत्रण होगा। जो विश्व द्वीप पर शासन करेगा, जो विश्व द्वीप पर शासन करेगा, उसका वर्ल्ड पर, विश्व पर नियंत्रण होगा। ध्यान दीजिए, इनके जो स्टेटमेंट है इनमें कितना कितना कुछ छिपा हुआ है, उसे समझने का प्रयास कीजिए। ये कह रहे हैं कि जो पूर्वी यूरोप पर को रूल करेगा, पूर्वी यूरोप में सबसे शक्तिशाली देश कौन था? जर्मनी। उसको उन्होंने कहीं ना कहीं जर्मनी को एक प्रकार से यह एहसास करा दिया कि अगर जर्मनी अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए इस हार्टलैंड पर कंट्रोल कर लेगा और हार्टलैंड पर शासन करने लगेगा, उसका पूरे वर्ल्ड आइलैंड पर कंट्रोल होगा, क्योंकि उसके साम्राज्य के अंतर्गत एक ऐसे क्षेत्र पर उसका शासन होगा जो सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा, जहां पर समुद्री सेना के द्वारा आक्रमण करना संभव नहीं है, और जो खुद सुरक्षित है वह सुरक्षित तो होगा ही, साथ में वह वर्ल्ड को रूल करते हुए वर्ल्ड आइलैंड पर अपना कंट्रोल रखेगा। और वर्ल्ड आइलैंड के ऊपर जब कंट्रोल रखेगा तो इन्होंने क्या कहा कि वर्ल्ड आइलैंड जो है विश्वद्वीप, वह तो 2/3 क्षेत्र विश्वद्वीप के अंतर्गत ही आता है कुल क्षेत्रफल का, और 88% जो है लोग रहते हैं। तो मानव संसाधन की दृष्टि से भी विश्वद्वीप का महत्व है, और जब विश्वद्वीप का भौगोलिक विस्तार कुल क्षेत्रफल के 2/3 भाग में है, तो संसाधनों के भंडार की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में जिसका वर्ल्ड आइलैंड पर कंट्रोल होगा, यानी वो वर्ल्ड आइलैंड पर अगर शासन करने लगेगा, पूरे वर्ल्ड पर कंट्रोल करेगा, क्योंकि उसका एक ऐसे क्षेत्र पर नियंत्रण है, शासन होगा जो संसाधनों के भंडार की दृष्टि से न केवल महत्वपूर्ण होगा, बल्कि मानव संसाधन की दृष्टि से भी इसका महत्व सबसे अधिक होगा। और जब इन्होंने ऐसा कहा तो कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर जो ये हृदय स्थल है, इसका भू राजनीतिक महत्व बढ़ गया। वैश्विक स्तर पर हृदय स्थल का भू राजनीतिक महत्व बढ़ गया, यानी इसकी जो अपनी भौगोलिक अवस्थिति थी, उस भौगोलिक अवस्थिति के कारण इसका राजनीतिक महत्व जब बढ़ा, तो सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध की जब स्थिति बनी, उस समय मैकेंडर के द्वारा दिए गए इस विचार के प्रभाव भी देखने को मिले। ये कैसे देखने को मिला, तो अब ध्यान दीजिए। अगर हम 1939 से लेकर 1945 तक की बात करें, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के समय हृदय स्थल के भू राजनीतिक महत्व के साथ जर्मनी के प्रभाव को देखते हुए दो बातें, एक तो हार्टलैंड के भू राजनीतिक महत्व को देखा गया, और साथ में ये देखा कि यहाँ पर जर्मनी की भूमिका तो महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि जर्मनी जो है अगर इस क्षेत्र में अपने साम्राज्य का विस्तार कर लेगा, तब तो ये पूरे वर्ल्ड को रूल करने लगेगा। इसीलिए क्या हुआ कि विश्व जो है सेकेंड वर्ल्ड वार के समय, जिसके कारण ही सेकेंड वर्ल्ड वार के समय विश्व दो गुटों में बंट गया। एक मित्र राष्ट्र और दूसरा धुरी राष्ट्र, यानी एलाइज नेशंस एंड एक्सिस नेशन। तो मित्र राष्ट्र में यूएसए साथ सोवियत संघ जिसका संबंध किससे? हृदय स्थल से। सोवियत संघ के साथ ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए आ गए इसके सहयोग में।
एक गुट बना जिसमें मुख्य रूप से सोवियत संघ के साथ ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसए जो है एक गुट बना लिए, शामिल हो गए, जिनका उद्देश्य था कि जर्मनी इस हृदय स्थल पर अपना नियंत्रण ना बना पाए। और वहीं दूसरी तरफ जो धुरी राष्ट्र की अगर हम बात करें, इसमें इटली, जर्मनी, जापान, ठीक है, ये जो कंट्रीज हैं इटली, जर्मनी, जापान, ये सभी एक गुट में आ गए। और ये किसके साथ थे? ये जर्मनी के साथ आ गए। इनका उद्देश्य था कि किस प्रकार से हम इस हृदय स्थल पर भी अपना नियंत्रण कर लें। और यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसएसआर का सहयोग किया कि जर्मनी को किसी तरह जो है जर्मनी का यहाँ पर प्रभाव ना बन पाए, उसके साम्राज्य का विस्तार ना हो। नतीजा ये हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी का पराजय हुआ। जर्मनी का जब पराजय हुआ तो हृदय स्थल सिद्धांत की प्रासंगिकता को लेकर प्रश्न उठने लगे। कहा गया कि मैकेंडर ने तो ये कहा था कि जिसका जो देश पूर्वी यूरोप पर शासन करेगा उसी का हृदय स्थल पर नियंत्रण होगा। तो यहाँ तो पूर्वी यूरोप के अंतर्गत जर्मनी का जो है पराजय हो गया, तो फिर ये तो सिद्धांत का मतलब नहीं रह गया। लेकिन साथ में ये भी कहा गया कि मैकेंडर के द्वारा दिए गए विचारों का प्रभाव द्वितीय विश्व युद्ध के समय देखने को मिला। और इसलिए ही मैकेंडर ने समय के साथ जो भू राजनीतिक संबंधों में परिवर्तन हो रहा था, समय के साथ भू राजनीतिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को देखते हुए अपने सिद्धांत को प्रासंगिक बनाने के लिए 1943 में ही हृदय स्थल सिद्धांत को संशोधित कर दिया। यानी क्या किया मैकेंडर ने जो है 1943 में मिडलैंड बेसिन की संशोधित संकल्पना को दिया। यानी आप कह सकते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले भू राजनीतिक संबंधों में परिवर्तन को देखते हुए 1943 में हृदय स्थल सिद्धांत को संशोधित कर सिद्धांत की प्रासंगिकता को बनाए रखने का प्रयास किया। आप कहेंगे क्या किया? आखिरकार इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जो देखा, उसको देखते हुए देखा कि यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन, सोवियत संघ सब एक गुट में आ गए और एक साथ आकर जो है जर्मनी को काउंटर करना चाह रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा कि सिद्धांत में संशोधन करते हुए उत्तरी अटलांटिक महासागर के भू राजनीतिक महत्व को देखते हुए उसे मिडलैंड बेसिन का नाम दिया। जिसे कह सकते हैं इसे दूसरा हृदय स्थल का। अब यहां समझिएगा, मैकेंडर ने कहा कि उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिम में जहां पर यूएसए का पूर्वी क्षेत्र है, वो खनिज संसाधनों के भंडार की दृष्टि से संपन्न है, कोयला है, लोहा है, सब मिलता है। और उत्तरी अटलांटिक महासागर के पूर्व में जो पश्चिमी यूरोपियन देश है, वहां पर टेक्नोलॉजी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था।
तो इस आधार पर इन्होंने कहा कि उत्तरी अटलांटिक महासागर जो है, उत्तरी अटलांटिक महासागर का भूराजनीतिक महत्व अधिक हो गया है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां समुद्री मार्ग, वायु मार्ग के द्वारा, समुद्री मार्ग और वायु मार्ग के द्वारा उत्तरी अमेरिका के पूर्वी और यूरोप के पश्चिमी देशों के मध्य एक प्रकार का कार्यात्मक, एक प्रकार का संबंध स्थापित हो सकता है। और ये पश्चिमी यूरोप के देश और यूएसए मिलकर इस उत्तरी अटलांटिक महासागर का उपयोग करते हुए वर्ल्ड को रूल कर सकते हैं, क्योंकि उस समय यह कहा गया कि भाई अब यहाँ पर जो संसाधन है इनका उपयोग, इनके द्वारा व्यापार करना, इन पर इनका अधिकार रहेगा। और साथ में इन्होंने ये कहा, इन्होंने हृदय स्थल की सीमा में, बाउंड्री में संशोधन कर, अगर आप मैप देखेंगे तो यह पाएंगे कि यूराल पर्वत को क्रॉस करने के बाद, यानी यूराल पर्वत के पश्चिम में जहां वोल्गा नदी का अपवाह होता है और यह नदी कैस्पियन सागर में गिरती है, वहीं यूराल पर्वत को जैसे क्रॉस करेंगे तो यूराल पर्वत को क्रॉस करने के बाद ऑब, येनिसी और लीना, ये सभी नदियां हैं। यानी साइबेरिया का जो क्षेत्र है, यूराल पर्वत के बाद साइबेरिया का क्षेत्र है, इन्होंने क्या किया, येनिसी नदी के बाद के क्षेत्र लीना लैंड का नाम दे दिया, यानी मध्यवर्ती साइबेरिया, सेंट्रल साइबेरिया। तो सेंट्रल साइबेरिया के क्षेत्र में आपको पठार मिलेगा, क्योंकि सेंट्रल साइबेरिया जो है पठारी क्षेत्र है। और पूर्वी साइबेरिया क्षेत्र में जाएंगे तो पर्वत वगैरह भी मिलेंगे। तो इन्होंने कहा कि जो सेंट्रल साइबेरिया और पूर्वी साइबेरिया का पर्वतीय और पठारी क्षेत्र है उसका कोई भू राजनीतिक महत्व नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की ऊबड़ खाबड़ भूमि का कोई आर्थिक महत्व नहीं है, इसलिए इसे इन्होंने हृदय स्थल से बाहर कर दिया। तो कह सकते हैं कि जब इन्होंने 1943 में अपने सिद्धांत को संशोधित करके उत्तरी अटलांटिक महासागर को मिडलैंड बेसिन का नाम देते हुए इसके भूराजनीतिक महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया, वहीं हृदय स्थल की सीमा में संशोधन करके लीना नदी बेसिन, लीना रिवर बेसिन, लीना नदी बेसिन के बाद के क्षेत्र को लीना लैंड का नाम देते हुए हृदय स्थल से अलग कर दिया, बाहर कर दिया, हृदय स्थल से बाहर कर दिया। और ऐसा करके इन्होंने अपने 1943 के संशोधित सिद्धांत के द्वारा यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि अब विश्व में दो हार्टलैंड, दो ऐसे क्षेत्र हैं जिनका भू राजनीतिक महत्व अधिक है, जिसमें एक मिडलैंड बेसिन है और दूसरा लीना नदी बेसिन के पश्चिम का क्षेत्र है, जिसको आप कह सकते हैं कि पश्चिमी साइबेरिया से लेकर यूरोपियन रूस का क्षेत्र है। और कहा कि मिडलैंड बेसिन पर जिसका अधिकार होगा, यानी उत्तरी अटलांटिक महासागर पर जिसका नियंत्रण होगा, वह इस दूसरे हार्टलैंड को काउंटर करेगा, दूसरे हार्टलैंड को क्या करेगा, इसके प्रभाव को कम करेगा, यानी दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करने का कार्य करेंगे। तो दो पोल बन गया, दो धुरी बन गया, एक मिडलैंड बेसिन और दूसरा जो पहले से इन्होंने हृदय स्थल का नाम दिया था। और इस प्रकार से इन्होंने ऐसा कहा कि अब विश्व की राजनीति में एक परिवर्तन देखने को मिलेगा और उसमें यूएसए की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी। और यूएसए उत्तरी अटलांटिक महासागर पर अपने प्रभाव को बढ़ाने के साथ पश्चिम यूरोपियन देशों पर भी अपने प्रभाव को स्थापित करते हुए मिडलैंड बेसिन पर नियंत्रण रखना चाहेगा। और ऐसा करके यह विश्व का एक पावरफुल देश बन जाएगा, जिससे कि हृदय स्थल पर जिस देश का नियंत्रण होगा उसका प्रभाव क्या करेगा, कम होगा। और इसी तरह वर्ल्ड दो गुट में कार्य करेगा। आप देखिए, यह था, अगर ओवरऑल आप इनके सिद्धांत को देखें
तो सिद्धांत को देखने के बाद आप कह सकते हैं ना कि मैकेंडर ने 1904 में जो है ज्योग्राफिकल पाइवोट ऑफ हिस्ट्री नामक शोध पत्र से कहीं ना कहीं यह बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार से विश्व के भूराजनीतिक संबंधों में या महत्व में परिवर्तन होने वाला है, जिसका प्रभाव वर्ल्ड वार के समय, फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय देखने को मिला, जिसके आधार पर ही उन्होंने 1919 में धुरी प्रदेश को हृदय स्थल का नाम दिया। और उस समय इन्होंने अपने इसी शोध पत्र को, यानी 1919 में जो है इन्होंने जो शोध पत्र पहले ज्योग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री था, उसी को विस्तारित, उसी को क्लियर, स्पष्ट करने का प्रयास किया। तो 1904 में जो उन्होंने शोध पत्र तैयार किया था, शोध पत्र, उसे ही इन्होंने विस्तार में स्पष्ट करते हुए डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया था, पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया था। और 1919 में जहां इन्होंने इसे डेमोग्राफिक आइडियल्स एंड रियलिटी नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया, वही 1943 में इन्होंने अपने विचारों को द राउंड वर्ल्ड एंड विनिंग पीस नामक लेख के द्वारा अपने विचारों को फिर से व्यक्त किया। तो 3 यहाँ इंपॉर्टेंट है। एक तो जब अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि मैकेंडर के हृदय स्थल सिद्धांत का वर्णन करें, तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करते समय आंसर को 3 पार्ट में स्पष्ट करेंगे। पहला कि इन्होंने 1904 में अपने शोध पत्र के माध्यम से किस प्रकार धुरी प्रदेश के भूराजनीतिक महत्व, सामरिक महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया था। और उसके बाद मेंशन किसको करेंगे, 1914 से 1919 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय मैकेंडर के द्वारा दिए गए विचारों के अनुरूप किस प्रकार के प्रभाव देखने को मिले। और फिर 1919 में जो इन्होंने धुरी प्रदेश को हृदय स्थल का नाम देते हुए हृदय स्थल की सीमा में परिवर्तन करते हुए हृदय स्थल सिद्धांत का वर्णन किया, उसे फिर मत स्पष्ट करेंगे। और 1919 में इन्होंने सिद्धांत दिया, तो 1939 से 1945 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वार के समय वर्ल्ड 2 गुट में बट गया, वो कहीं ना कहीं उसमें मैकेंडर के हृदय स्थल सिद्धांत के प्रभाव नजर आए। और जब जर्मनी का पराजय हुआ वर्ल्ड वार के समय, जो इस प्रकार के परिवर्तन हुए, उसको देखते हुए इन्होंने अपने सिद्धांत में संशोधन किया, एक नए हार्टलैंड की बात की, जिसका नाम उन्होंने मिडलैंड बेसिन कहा, और हार्टलैंड के उस क्षेत्र को बाहर कर दिया जिसका कोई आर्थिक महत्व नहीं था। यहाँ तक के बातों को आप सिद्धांत का जब वर्णन करेंगे तो स्पष्ट करेंगे, जिसमें किन बिंदु में किसको रखेंगे। 1919 में जो उन्होंने विचार दिया, तो 1919 में जो सिद्धांत दिया वो मेन आंसर है, उसके पहले भूमिका है। और 1943 में जो उन्होंने सिद्धांत में संशोधन किया वो निष्कर्ष हो गया। और लिंकिंग में क्या है, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकंड वर्ल्ड वार को एक्सप्लेन नहीं करते, बल्कि उसको लिंक, आंसर को आगे बढ़ाने के लिए वहां पर मेन पॉइंट को मेंशन करना है। अब अगर हम इनके सिद्धांत की आलोचना करें, भाई मैकेंडर के हृदय स्थल सिद्धांत की आलोचना कैसे की गई, इनके सिद्धांत की कमियों को कैसे हाईलाइट किया गया, तो सबसे पहले देखिए यह कहा गया, इतिहासकारों ने कहा कि वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों के मध्य संबंधों के निर्धारण में
देश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ना कि केवल जो मैकेंडर ने कहा था, ना कि केवल सैन्य शक्ति हो के सापेक्ष महत्व की भूमिका होती है। मतलब इन्होंने क्या कहा था कि जिस देश समुद्री सेना और स्थलीय सेना में, इन्होंने कहा कि समुद्री और स्थलीय सेना के सापेक्ष महत्व में परिवर्तन हो रहा है, और जिस देश का ये स्थल सेना शक्तिशाली हो वो पूरे वर्ल्ड को रूल करे, जबकि वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे विभिन्न जो देशों के मध्य संबंधों का निर्धारण होता है उसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि पहले से उन देशों का संबंध कैसा है, साथ में जिन देशों के बीच संबंध बन रहे हैं उनमें उनकी अपनी सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं कैसी हैं, क्योंकि सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताएं भी लोगों को आपस में जोड़ने का एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसलिए मैकेंडर ने इस प्रकार के ऐतिहासिक यानी देश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ उसकी सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को सिद्धांत का वर्णन करते समय महत्व नहीं दिया। अब देखिए, यानी आप कह सकते हैं, यहाँ पर एक लाइन में हिंट आपको दे रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ते समय जो भी वर्ल्ड वॉर के विश्व युद्ध के कारण थे जिसे मैकेंडर ने स्पष्ट नहीं किया, वो कहीं ना कहीं इनके सिद्धांत की कमियों को दर्शाता है। अब ध्यान दीजिए, अब सेकंड पॉइंट अगर देखेंगे, इनके सिद्धांत की आलोचना करेंगे तो इन्होंने अब यानी हृदय स्थल सिद्धांत का वर्णन स्थलीय बनाम समुद्री सेना के संदर्भ में किया। स्थलीय बनाम समुद्री सेना के संदर्भ में किया और समुद्री सेना से अभेद्य क्षेत्र को सामरिक दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया। मतलब इन्होंने क्या कहा कि जो धुरी प्रदेश है, हार्टलैंड है, वहां समुद्री सेना के द्वारा आक्रमण नहीं किया जा सकता है, इसलिए उसका सामरिक दृष्टि से महत्व अधिक है। जबकि वर्ल्ड वॉर के समय ही, यानी विश्व युद्ध के समय ही, वायुसेना के द्वारा भी आक्रमण किया जा रहा था, और वायुसेना के द्वारा किसी भी क्षेत्र में आक्रमण किया जा सकता है। तो ऐसी भी बात नहीं है कि जिस समय इन्होंने अपने सिद्धांत का वर्णन किया या सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को स्पष्ट करने का प्रयास किया, उस समय वायुसेना का महत्व नहीं था, बल्कि वायुसेना के द्वारा भी आक्रमण किए जा रहे थे, और वायुसेना के द्वारा जब किसी भी क्षेत्र में आक्रमण किया जा सकता है तो हृदय स्थल भी सुरक्षित नहीं था, जिसे इन्होंने अपने सिद्धांत में महत्व नहीं दिया। तो अगर अब आज संबंध के बाद सैन्य बल की बात की है, तो सैन्य बल में क्या हो गया कि स्थल सेना बनाम समुद्री सेना के आधार पर ही सिद्धांत का वर्णन किया गया, वायुसेना को महत्व नहीं दिया गया, और वायुसेना के द्वारा किसी भी क्षेत्र में आक्रमण किया जा सकता है,
और इसलिए हृदय स्थल भी जो है एक सुरक्षित दुर्ग के समान नहीं था। अब तीसरे नंबर पे अगर आते हैं तो देखिए इन्होंने क्या किया, मर्केटर प्रक्षेप की सहायता से तैयार किए गए मानचित्र का अध्ययन किया। अब यहां समझिएगा, प्रक्षेप का मतलब होता है प्रोजेक्शन। ये एक ऐसी विधि होती है जिससे हम 3 डायमेंशनल सरफेस, क्योंकि पृथ्वी क्या है, एक 3 डायमेंशनल त्रिविमीय सतह है, तो जिससे हम 3 डायमेंशनल सरफेस को 2 डायमेंशनल सरफेस में कन्वर्ट करते हैं, यानी ग्लोब को मैप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं तो या तो किसी भी देश का जो एरिया होता है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, यानी उसमें विकृति आ जाती है, या उसका जो शेप होता है उसमें विकृति आ जाती है। मर्केटर प्रक्षेप की सहायता से जो भी मानचित्र तैयार किए जाते हैं उसमें कंट्री का जो शेप होता है, जो उसका स्वरूप होता है, वो ट्रू शेप मैप होता है। मतलब कोई भी देश का जैसा शेप है वैसे ही मैप में नजर आएगा, लेकिन इक्वेटर से पोल की ओर जाने पर, इक्वेटर से चाहे आप 90 डिग्री नॉर्थ या साउथ की ओर जाइए, क्षेत्रफल में आनुपातिक वृद्धि होती है। मतलब जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की ओर जाएगा तो किसी भी देश का जितना क्षेत्रफल नजर आना चाहिए उससे वो बड़ा दिखाई देता है। उससे वो क्या होता है, आनुपातिक रूप में, प्रोपोर्शनेट में वो बड़ा दिखाई देता है। तो इन्होंने मर्केटर प्रक्षेप की सहायता से तैयार किए गए मानचित्र का अध्ययन किया, और इस प्रकार के मैप में जो कंट्रीज होते हैं उनका स्वरूप तो सही नजर आता है, लेकिन जो उनका क्षेत्रफल होता है वो सही नहीं होता, उसमें विकृति होती है। और ध्रुवीय प्रदेश में इक्वेटर से दूर स्थित देशों का आकार अपने वास्तविक आकार से बड़ा नजर आता है। इसलिए ही जो है कहीं ना कहीं इन्होंने हृदय स्थल के वास्तविक आकार से, रियल जो उनका साइज है आकार से, बड़े क्षेत्र को मानचित्र में देखकर यह मान लिया कि हृदय स्थल का संबंध एक ऐसे भौगोलिक क्षेत्र से जिसका विस्तार अधिक है, और इसलिए वहां पर संसाधनों की उपलब्धता और भंडार भी अधिक होगा। एक गलती इन्होंने क्या की, एक तो इन्होंने हृदय स्थल का जो वास्तविक क्षेत्रफल है उससे कहीं बड़ा उसे मान लिया, क्योंकि जिस प्रक्षेप पर वो मैप बना है उसमें वैसा ही नजर आता है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको ये सब नहीं बताना है मर्केटर प्रक्षेप किसे कहते हैं, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको ये बेसिक हिंट दे रहा हूँ। लिमिटेशंस को केवल आप पकड़िए कि जिस मैप को इन्होंने अध्ययन का आधार बनाया, उस मैप में हृदय स्थल अपने वास्तविक आकार से बड़ा नजर आया, और इन्होंने भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर संसाधनों के भंडार और उपलब्धता को स्पष्ट करने का प्रयास किया। यानी इनके अनुसार क्या था, इनके अनुसार संसाधनों के भंडार और उपलब्धता का संबंध ज्योग्राफिकल एरिया, भौगोलिक क्षेत्र से होता है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि मान लिए एक ऐसा क्षेत्र है जिसका भौगोलिक विस्तार तो अधिक है, लेकिन वहां की भूगर्भिक संरचना और संगठन कुछ ऐसी हो
जिससे वहां खनिज संसाधनों का भंडार कम, क्योंकि संसाधनों की उपलब्धता को भूगर्भिक संरचना और संगठन निर्धारित करता है। संसाधनों के भंडार को भूगर्भिक संरचना और संगठन निर्धारित करता है। साथ में संसाधन का हम कितना वहां उपयोग कर पाएंगे, वहां की प्राकृतिक दशाएं निर्धारित करती हैं। तो मैकेंडर ने क्या किया? मैकेंडर ने हृदय स्थल की प्राकृतिक विशेषताओं को हृदय स्थल की प्राकृतिक विशेषताओं को संसाधनों के भंडार, उपयोगिता के संदर्भ में नहीं देखा। मतलब इन्होंने प्राकृतिक विशेषताओं को ध्यान में रखकर संसाधनों के भंडार और उसकी उपयोगिता पर विचार नहीं किया। जबकि आप क्या कहेंगे? संसाधनों के भंडार की दृष्टि से संपन्न क्षेत्रों की प्राकृतिक दशाओं के प्रतिकूल होने पर न केवल वह क्षेत्र विरल आबादी वाला होता है, बल्कि संसाधनों को तकनीकी या आर्थिक दृष्टि से दोहन करना कठिन होता है। अब ध्यान दीजिए कि एक ऐसा क्षेत्र जो संसाधनों के भंडार की दृष्टि से संपन्न, और सोचिए वहां की प्राकृतिक दशाएं प्रतिकूल हो, वो अत्यंत ठंडा प्रदेश वही